हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंशना क्लासेस। आज हम बीईटीटी 171 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि है जून 2024 का। बीईटीटी 171 का जो पेपर है, ये मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के लिए। ये जो एग्जाम रहता है, ये 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 मिल सकते हैं। देखिए, आप इग्नू का कोई भी एग्जाम देने चाहे तो सबसे पहले जो नोट लिखा हुआ होता है, इसे जरूर पढ़े। नोट में लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बोथ सेक्शंस आर कंपल्सरी। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों ही सेक्शन कंपल्सरी है। तो सेक्शन ए के नोट में क्या लिखा है, आंसर एनी टू क्वेश्चंस इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स। यहाँ पे हमें जो है सेक्शन ए के सिर्फ दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 150 से 200 वर्ड में। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है, उस प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमें बताने हैं। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसके की स्टेप्स हम यहाँ पे बताने वाले हैं। Communication is a dynamic process involving several essential steps that ensure effective exchange of information between a sender and receiver. The main stages include sender. कम्युनिकेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें सेंडर और रिसीवर दो पार्ट होते हैं। जो मेन स्टेप्स है वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहला स्टेप है सेंडर। द प्रोसेस बिगिन विद द सेंडर हु इनिशिएट्स कम्युनिकेशन बाय फॉर्मिंग एन आइडिया, थॉट और फीलिंग दे विश टू कन्वे। तो जो प्रोसेस है वो सेंडर से शुरू करता होता है, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, कोई भी आइडिया, थॉट या फीलिंग जो वो बनाना चाहते हैं उसको क्रिएट करके। फिर होता है इनकोडिंग। जो सेंडर है वो मैसेज को इनकोड करेगा, ट्रांसलेटिंग देयर आइडिया इनटू कम्युनिकेबल फॉर्मेट सच एज वर्ड, सिंबल, गेस्चर और विजुअल। थर्ड होता है मैसेज। मैसेज इज द एक्चुअल कंटेंट बीइंग कम्युनिकेटेड। मैसेज जो है वो एक्चुअल कंटेंट होता है, जिसको हमने कम्युनिकेट करना होता है। इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल, डिपेंडिंग ऑन द context. Fourth होता है channel. The message travel through a chosen medium or channel. Example, speech, text, email, video, which affects how the message is received. Fifth होता है receiver. Receiver is the individual or group who receives the message and attempts to understand it. Receiver एक ऐसा इंसान होता है जो इंडिविजुअल होता है या ग्रुप होता है, जो मैसेज को रिसीव करता है और अटेम्प्ट करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सिक्स होता है डिकोडिंग। द रिसीवर इंटरप्रेट्स और डिकोड्स द मैसेज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज एंड कंटेक्स्ट। जो रिसीवर है मैसेज को पढ़ता है, समझता है और उसके अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, लैंग्वेज के बिहाफ को उसको समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट होता है फीडबैक। द रिसीवर रिस्पॉन्ड प्रोवाइडिंग फीडबैक दैट हेल्प्स द सेंडर असेस वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टैंड करेक्टली। मैसेज रिसीव होने के बाद जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्ड करता है और फीडबैक प्रोवाइड करता है और बताता है कि जो मैसेज है वो अच्छे से रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। एट पार्ट जो है वो नॉइस। नॉइस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी रुकावट, फिजिकल या साइकोलॉजिकल या ग्रामेटिकल, जिससे कि जो क्लैरिटी है मैसेज की वो डिसरप्ट हुई हो, उसको बोलते हैं नॉइस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन मिनिमाइजिंग नॉइस एंड इंश्योरिंग क्लैरिटी एट ईच स्टेप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें नॉइस कम से कम हो और क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द इम्पैक्ट एंड डेंजर्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के इम्पैक्ट और डेंजर्स के बारे में बताओ। इम्पैक्ट एंड डेंजर्स ऑफ मास मीडिया। इम्पैक्ट की बात करें, मास मीडिया सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी। मास मीडिया का सोसाइटी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शेपिंग ओपिनियन, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टिंग पीपल। जो कि ओपिनियन बनाता है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है, लोगों को कनेक्ट करता है। इट इफेक्ट्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मास मीडिया के जो इफेक्ट्स है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो पहला है इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अवेयरनेस देना। कीप्स द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स, पॉलिसीज एंड ग्लोबल इश्यूज। पब्लिक को करंट इवेंट, पॉलिसीज और ग्लोबल इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देना। एजुकेशन सपोर्ट्स लर्निंग थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। लर्निंग को सपोर्ट करता है डॉक्यूमेंट्री, न्यूज और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू। कल्चरल कनेक्शन bridges geographical gaps and foster shared cultural experiences। जो geographical gap है उससे हमें छुटकारा मिलता है और हमारा जो कल्चर है एक दूसरे से मिल पाता है। जैसे मान लीजिए कोई साउथ इंडियन साड़ी और किसी नॉर्थ इंडियन बंदे को वो बुक करनी है, तो मास मीडिया पे किसी टीवी चैनल पे वो ऐड आ रखा है, तो वो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल गैप है उसको हमने कम कर दिया। नेक्स्ट होता है पब्लिक इंगेजमेंट। मास मीडिया में बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि सिविक पार्टिसिपेशन बना रहता है एंड गिव वॉइस टू डाइवर्स कम्युनिटीज। डेंजर्स और रिस्क की बात करें, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है मास मीडिया के थ्रू।
False or biased content can mislead the public and erode trust. Sensationalism, exaggerated reported may distort fact and incite पैनिक, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर की गई रिपोर्टिंग जो है फैक्ट को डिस्टोर्ट कर सकती है और पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर सकती है. Stereotyping media often reinforces harmful social biases and marginalize certain ग्रुप. मीडिया से जो सोशल बाइस है वो बढ़ते हैं और सर्टेन ग्रुप जो है मार्जिनलाइज हो जाते हैं. मीडिया कंसंट्रेशन, ओनरशिप बाय अ फ्यू कॉर्पोरेशन लिमिट्स व्यू पॉइंट डाइवर्सिटी एंड इंक्रीज पॉलिटिकल और कमर्शियल इन्फ्लुएंस. मतलब जो मीडिया की जो ओनरशिप है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो मीडिया हाउसेस को ओन करती है, वो कुछ ही कंपनीज है और कुछ कंपनीज होने की वजह से लिमिटेड व्यू पॉइंट होता है, एक डाइवर्सिटी जो मेंटेन रहनी चाहिए वो मेंटेन नहीं रहती है. मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, अगर कोई बंदा रोज ही नेगेटिव न्यूज सुन रहा है तो उसकी नेगेटिव की वजह से उसका इमोशनल वेलबींग भी नेगेटिव हो सकता है. Constant exposure to violence or negativity can desensitize viewer or affect emotional well-being. कंक्लूजन की बात करें, मास मीडिया इज अ पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन एंड कनेक्शन. मास मीडिया एक पावरफुल टूल है एजुकेशन और कनेक्शन के लिए, बट इट मस्ट बी कंज्यूम्ड क्रिटिकली, लेकिन उसको ध्यान से यूज करना चाहिए. Ethical journalism and informed audiences are key to maximizing its benefit while minimizing its danger. Ethical journalism मतलब ध्यान से किया गया जर्नलिज्म और informed audience जो है वो की है maximizing its benefit. Okay. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिफाइन ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो. डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का या किसी भी आइडिया का प्रमोशन करना थ्रू मास मीडिया चैनल सच एज टेलीविजन एंड रेडियो. टेलीविजन या रेडियो के थ्रू किसी भी चीज का प्रोडक्ट का प्रमोशन करना. इट इज डिजाइन टू रीच अ वाइड ऑडियंस साइमल्टेनियसली. इसके थ्रू बहुत सारे ऑडियंस को हम एक साथ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. मेकिंग इट वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मार्केटिंग एंड पब्लिक कम्युनिकेशन. ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है मार्केट और पब्लिक कम्युनिकेशन का. की फीचर्स की बात करें, मास रीच. ब्रॉडकास्ट एड्स आर एयर्ड टू लार्ज ऑडियंसेस. मास रीच मतलब जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग है इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक एक साथ जा सकती है. Broadcast ads are aired to large audiences across regions or even nationally. ऑडियो विजुअल अपील. ऑडियो विजुअल अपील में क्या होता है कि जो लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, टेलीविजन में जो एड आ रहा है उसमें एड में एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है, कोई एक हीरोइन है या हीरो है या चाइल्ड एक्टर है, वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑडियो के थ्रू वीडियो के थ्रू सेंड करते हैं. तो इससे क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं. टेलीविजन एड्स कंबाइंड विजुअल साउंड एंड स्टोरी टेलिंग टू क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट. नेक्स्ट होता है टाइम स्पेसिफिक. जो एड होते हैं वो शेड्यूल्ड होते हैं. जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 से लेके 11 बजे तक ज्यादातर लोग टीवी देखते ही देखते हैं, टीवी वॉच करते हैं. तो ये क्या है, एक प्राइम टाइम है और इस प्राइम टाइम में एक पर्टिकुलर एड्स होते हैं जो पब्लिक को दिखाए जाते हैं. Ads are scheduled during specific time slot. Example, prime time to target particular demographics. Regulated content. Broadcast advertising is subject to government and industry regulations to ensure ethical standard. मतलब जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग है वो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है. एग्जाम्पल की बात करें, कमर्शियल ड्यूरिंग टीवी शोज और स्पोर्टिंग इवेंट. जो टीवी शोज या कोई भी स्पोर्ट होता है उसके बीच में जो एड दिखाए जाते हैं. रेडियो जिंगल्स प्रमोशन लोकल बिजनेस और नेशनल ब्रांड्स. पर्पस क्या होता है, द मेन गोल इज टू इन्फॉर्म परसुएट एंड रिमाइंड कंज्यूमर अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज. इनका जो मेन गोल होता है पब्लिक को इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज है हमारे पास. इट बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस एंड इन्फ्लुएंसेस परचेजिंग डिसीजन. इससे क्या होता है, एक ब्रांड अवेयरनेस फैलती है और परचेसिंग डिसीजन भी बनते हैं. कंक्लूजिंग की बात करें, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग रिमेन्स अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग एक डोमिनेंट फॉर्म है मास कम्युनिकेशन की. डिस्पाइट द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया, हालांकि डिजिटल मीडिया बढ़ती जा रही है, इट्स एबिलिटी टू रीच डाइवर्स ऑडियंस क्विकली एंड इफेक्टिवली मेक इट अ वाइटल पार्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. सबके पास मोबाइल है लेकिन मोबाइल में भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं, टीवी एड्स अभी भी देखने को मिलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ सब एडिटर. सब एडिटर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्वालिटीज के बारे में बताइए. ड्यूटीज जो उसके कर्तव्य होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको करना ही करना, और क्वालिटी जो उसके गुण होते हैं, किसके, सब एडिटर के.
देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश होने से पहले एक सब एडिटर जो है उसको प्रूफ रीड करता है, चेक करता है कि जो भी कंटेंट है वो ठीक है या नहीं है, जो भी फैक्ट है वो ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटी की। ठीक है, चलो एक एक करके हम बात करेंगे। अ सब एडिटर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एडिटोरियल प्रोसेस। एक जो सब एडिटर होता है वो एडिटोरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंश्योरिंग दैट रिटन कंटेंट इज एक्यूरेट, क्लियर एंड इंगेजिंग बिफोर पब्लिकेशन। वो ये इंश्योर करता है कि जो भी कंटेंट लिखा गया है वो एक्यूरेट है, क्लियर है और इंगेजिंग है, कि लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करें, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, किसी भी चीज में जो भी लाइन है उसमें ग्रामर को करेक्ट करना, पंचुएशन को करेक्ट करना, स्पेलिंग एरर्स ठीक करने। फैक्ट चेकिंग verifies the accuracy of information, names, dates and statistics। जो भी इंफॉर्मेशन हो उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना, नेम, डेट और स्टैटिस्टिक्स को वेरीफाई करना। हेडलाइन राइटिंग, क्राफ्ट कंपेलिंग एंड कंसाइज हेडलाइंस टू अट्रैक्ट रीडर्स। मतलब कंपेलिंग और कंसाइज हेडलाइन क्रिएट करना जिससे कि रीडर जो है वो अट्रैक्ट हो। लेआउट कोऑर्डिनेशन वर्क्स विद डिजाइनर्स टू इंश्योर आर्टिकल्स फिट द पेज लेआउट एंड फॉलो स्टाइल गाइडलाइंस। जब हम न्यूज़पेपर चेक करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर लेआउट होता है कि हर चीज इतने में होनी चाहिए, इतना स्पेस होनी चाहिए। तो जो लेआउट की कोऑर्डिनेशन है उसको चेक करता है सब एडिटर, किसके साथ मिलके, डिजाइनर्स के साथ मिलके। डिजाइनर से ये इंश्योर करता है कि जो आर्टिकल्स है वो जितना पेज उनको यूज करना चाहिए उतना ही पेज यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेस्टेज तो नहीं हो रही है। कंटेंट क्लियरिटी, जो कंटेंट है वो क्लियर है और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है, कि जो बातें हैं वो लॉजिकली मैच हो रही है। क्योंकि देखो न्यूज़पेपर एक बंदा नहीं पढ़ता, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अगर मान लो एक बंदे ने ये बोला कि ये जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है ये लॉजिकल नहीं है, ये और उसने केस कर दिया न्यूज़पेपर वालों पे, तो इशू हो जाएगा ना। तो इसीलिए सब एडिटर ये चेक करता है कि जो भी आर्टिकल लिखा गया है वो लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है और इजी टू अंडरस्टैंड है। लीगल एंड एथिकल रिव्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको चेक करेंगे कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो लाइबल है, लाइबल मतलब विश्वसनीय है, उसको कॉपी तो नहीं किया गया कहीं से, और जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड है उसको वो क्वालिफाई करती है वो इंफॉर्मेशन या नहीं करती। ओके, ये तो होगी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक करना, लीगल एथिकल, ये सारी चीजें ड्यूटी होगी। अब क्वालिटीज की बात करें, जो उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। देखो, अगर किसी की कोई चीज मेरे को चेक करनी है तो मुझे सबसे पहले चेक करना आना चाहिए ना। चेक कैसे कर सकते हैं कि मैं हर एक चीज को बारीक से बारीक को ध्यान से देखूं। तो पहली जो क्वालिटी है वो है अटेंशन टू डिटेल, डिटेल पे ध्यान देना। मस्ट स्पॉट एरर एंड इनकंसिस्टेंसीज क्विकली, जो भी एरर है, जो भी इनकंसिस्टेंसी है उसको जल्दी से पकड़ लेना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ होना। मान लो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है तो सब एडिटर को इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, देखिए न्यूज़पेपर आपने भी सुना होगा, ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर अपनी वोकैब बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की वोकैब होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, नेक्स्ट होता है क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू असेस कंटेंट फॉर क्लैरिटी, रेलिवेंस एंड एक्यूरेसी। मतलब जो कंटेंट है वो क्लियर है, रेलिवेंट और एक्यूरेट है, ये सब चीजें चेक करना। नेक्स्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, वर्क एफिशिएंटली अंडर टाइट गाइडलाइन। मान लो मॉर्निंग में 5 o'clock वो जो न्यूज़पेपर वो निकलना है वहां से, 4 o'clock निकलना है, तो सब एडिटर के पास सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट है, उसमें भी उसको जो अपनी ड्यूटीज है उसको पूरा करना है। तो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टीम कोलेबोरेशन, टीम कोलेबोरेशन का मतलब होता है टीम के साथ मिल के काम करना, कोऑर्डिनेट करना रिपोर्टर्स के साथ, एडिटर्स के साथ और डिजाइनर्स के साथ। ओके, कंक्लूजन की हम बात करें, सब एडिटर्स आर द गेट कीपर्स ऑफ द क्वालिटी इन जर्नलिज्म। सब एडिटर क्या होते हैं, जो भी जर्नलिज्म में काम हो रहा है उसका एक गेट कीपर होते हैं, चौकीदार होते हैं। Their meticulous work ensures that published content is polished, reliable and reader friendly। उनका जो जितना भी हार्ड वर्क है वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी कंटेंट पब्लिश हुआ है वो रिलायबल है, रीडर फ्रेंडली है और समझने लायक है, मेकिंग दिस दैन अनडिस्पेंसेबल टू एनी एडिटोरियल टीम। ओके, तो यहाँ तक हमारा सेक्शन ए कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। ओके, सेक्शन बी में स्टार्ट करने से पहले जो नोट लिखा गया है इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 400 टू 450 वर्ड्स ईच। हमें इसके लिए 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 400 से लेके 450 वर्ड में। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए,
80 मार्क्स के हो गए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिफाइन साइबर मीडिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन वन टेक टू कीप वन सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर मीडिया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, और कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है जो कोई भी इंसान ले सकता है साइबर क्राइम से बचने के लिए। ओके, साइबर मीडिया की पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, साइबर मीडिया रेफर्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजीज that facilitate communication, information sharing and content creation over the internet। साइबर मीडिया एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को या टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पे? इंटरनेट पे। साइबर मीडिया में हमें किसी भी टीवी चैनल की या किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस हमें इंटरनेट ऑन करना है और हम किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने कोई भी कंटेंट शेयर कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इट इनकम्प्रेसेस अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, ब्रॉडकास्ट हो गया, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हो गए, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गई। ओके, अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया, साइबर मीडिया इज डायनामिक। ट्रेडिशनल मीडिया से हटके होती है साइबर मीडिया, इंटरैक्टिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड, allowing user to both consume and produce content। जब तक मोबाइल फोन में यूट्यूब ये इंस्टाग्राम ये सब नहीं आए थे, तो हम क्या करते थे? टीवी सिर्फ देखते थे, हम गाने सिर्फ सुनते थे, डांस हम देखते थे, करते नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया आया, साइबर मीडिया आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग, हर चीज में हम अपना कंटेंट क्रिएट करके दे रहे हैं। तो ये क्या है कि साइबर मीडिया है। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली सबसे बड़ी बात है इंटरएक्टिविटी। इंटरेक्शन बनाना, मनोरंजन करना। साइबर मीडिया इनेबल्स रियल टाइम एंगेजमेंट। साइबर मीडिया में है आप जो रियल टाइम एंगेजमेंट प्रोवाइड करती है, आप किसी से ऑनलाइन बात कर सकते हैं, अपना स्ट्रीम कर सकते हैं कोई भी वीडियो। यूजर्स कैन कमेंट कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशंस में। मेकिंग कम्युनिकेशन टू वे रेदर देन पैसिव, जिससे जो कम्युनिकेशन है वो टू वे बनती है, दोनों तरफा बातचीत हो पाती है, ना कि एक तरफा। ओके, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। साइबर मीडिया के थ्रू जो कंटेंट है वो 24/7 मिलता है, और हर एक ज्योग्राफी, अगर मैं इंडिया में कोई वीडियो बना रही हूँ तो वो यूएस का पर्सन भी देख सकता है। ओके, स्पीड एंड टाइमलीनेस। स्पीड बहुत ज्यादा है साइबर मीडिया की, और बहुत ही कम समय में जो कंटेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश्ड एंड डिसेमिनेटेड इंस्टेंटली, अलाउइंग रैपिड अपडेट्स एंड ब्रेकिंग न्यूज कवरेज। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। साइबर मीडिया कंबाइंस टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। साइबर मीडिया में हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो का ऐड कर सकते हैं और एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे एक रिच और इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट होता है। यूजर जनरेटेड कंटेंट। इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट ब्लॉग, पॉडकास्ट एंड सोशल मीडिया पोस्ट, डेमोक्रेटाइजिंग मीडिया प्रोडक्शन। जो बंदे हैं वो ब्लॉग भी बना सकते हैं, व्लॉग भी बना सकते हैं, पॉडकास्ट भी बना सकते हैं। तो ये क्या है? एक मीडिया प्रोडक्शन है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत फेमस हो, आपको डांस आता है, आप फेमस नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं, तो जरूरी नहीं है आपको हीरो या एक्टर ही बनना है, आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना के भी अर्न कर सकते हो। ओके, कस्टमाइजेशन एंड एल्गोरिदम। प्लेटफॉर्म यूज एल्गोरिदम टू पर्सनलाइज कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। जो एल्गोरिदम है उसका यूज किया जाता है। अगर मान लो किसी को जो है हरियाणवी सॉन्ग पसंद है, तो उसकी जो फीड होगी उसमें हरियाणवी सॉन्ग भी आएंगे। अगर मान लो किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है और उसका जो फीड है उसमें यूपीएससी की ही चीजें आएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंजर्स ऑफ साइबर मीडिया की। साइबर क्राइम, जो साइबर मीडिया जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसके डेंजर्स क्या क्या है। With its vast reach and openness, cyber media is vulnerable to various cyber crimes such as identity theft, phishing, cyberbullying, hacking and misinformation। साइबर मीडिया बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, लेकिन इसमें क्राइम्स होने का भी चांसेस है। पर सबसे पहला था आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी चोरी होने का खतरा, फिशिंग का खतरा कि आपको कोई लिंक भेजा हुआ है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस लिंक के थ्रू किसी और के पास चली गई। साइबर बुलिंग, मतलब कोई आपके अकाउंट को फॉलो कर रहा है और आपके बारे में गलत गलत चीजें बोल रहा है। हैकिंग और मिस इन्फॉर्मेशन। दिस थ्रेट्स कैन कॉम्प्रोमाइज पर्सनल प्राइवेसी। इससे क्या है, जो पर्सनल प्राइवेसी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल वेलबींग पे भी इफेक्ट पड़ता है।
प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट साइबर क्राइम। अगर मान लो अगर आपको बचना है साइबर क्राइम से तो आप कैसे बच सकते हो? सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और उन्हें हमें टाइम टू टाइम क्या कर देना चाहिए, अपडेट करना देना चाहिए। ओके। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA होना चाहिए, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। मान लो आपके पास कोई मैसेज आया, OTP शेयर करना है, तो उसके लिए भी आपके फोन में लॉक होना चाहिए ताकि कोई भी ऐसे ही कोई भी अननोन पर्सन आपका फोन ओपन ना कर पाए। एंटीवायरस और फायरवॉल प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए। रिलायबल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए ताकि जो गलत चीजें हैं वो ना आए आपके किसी भी डिवाइस में। प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया ऐप है उसमें हम ये सेटिंग कर सकते हैं कि कौन हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। अवॉइड सस्पिशियस लिंक एंड ईमेल। जिन लिंक या ईमेल से आपको लगता है कि ये गलत है उनको अवॉइड कीजिए। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें वायरस ना आ जाए या कोई भी चीज है उसको रेगुलर बेस पे अपडेट कर देना चाहिए। कीप ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर्स एंड एप्स अपडेटेड टू फिक्स सिक्योरिटीज वल्नरेबिलिटीज। डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। एजुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स अबाउट सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस एंड इमर्जिंग थ्रेट। कंक्लूजन की बात करें, साइबर मीडिया हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड कंटेंट शेयरिंग। साइबर मीडिया से जो कंटेंट शेयरिंग है वो चेंज हुई है, ऑफरिंग इमेंस बेनिफिट्स इन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। जिससे कि एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा मिला है, लेकिन इसका जो ओपन नेचर है उससे साइबर क्राइम होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाय अडॉप्टिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनको फॉलो करके एंड प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, जो डिजिटल लिटरेसी है उसको प्रमोट करके इंडिविजुअल्स कैन एंजॉय द एडवांटेज ऑफ साइबर मीडिया। जो लोग हैं वो अपने साइबर मीडिया की जो कमियां हैं उनसे बच सकते हैं, थ्रेट्स से बच सकते हैं। सेफगार्डिंग देमसेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द वेब एंड ब्राउजर। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट या किसी ब्राउजर के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द वेब एंड ब्राउजर की एस्पेक्ट, की एस्पेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द वेब इन्वॉल्व्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी ब्राउजर के लिए जब हम क्रिएट करते हैं कंटेंट को तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देन ब्लेंड्स क्रिएटिविटी, टेक्निकल प्रिसीजन एंड यूजर सेंटर्ड डिजाइन। इसमें कि हम जो क्रिएटिविटी, टेक्निकल प्रिसीजन और यूजर सेंटर्ड डिजाइन को फोकस करते हैं। ओके, the goal is to produce engaging, accessible and functional content। जो हमारा गोल रहता है वो ये रहता है कि हम जितना ज्यादा हो सके engaging, accessible और functional content create करें that performs well across different regions, browser and devices, जो कि अलग-अलग डिवाइस ब्राउजर्स पे अच्छे से काम करे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। मतलब कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें प्लान करना होगा कि हमारा पर्पस क्या है, कौन से ऑडियंस हमें देखने वाले हैं, किस तरह का हमारा कंटेंट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजर की नीड और प्रेफरेंस। चूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, एप्रोप्रिएट फॉर्मेट हमें चूज करना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ ऐसा मोटिवेशनल है तो उसको हम लिख के भी वो कर सकते हैं। अगर हमको कोई चीज सिखानी है कुकिंग की वीडियोस बना सकते हैं और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग कंटेंट फॉर क्लैरिटी एंड फ्लो, क्लैरिटी और फ्लो के लिए कंटेंट को स्ट्रक्चर करना। सेकंड है कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट को क्रिएट करना। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स राइटिंग, डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द एक्चुअल मटेरियल। इस स्टेज में क्या होता है, जो कंटेंट है उसको राइट करके, डिजाइन करके और प्रोड्यूस करते हैं। टेक्सचुअल कंटेंट की बात करें, क्लियर, कंसाइज एंड एसईओ फ्रेंडली राइटिंग। जो राइटिंग हम कर रहे हो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली होनी चाहिए। विजुअल्स, हम इमेजेस, इन्फोग्राफिक और वीडियोस ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाए। मल्टीमीडिया, ऑडियो क्लिप, एनिमेशन और इंटरैक्टिव फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग। हम वेब डेवलपमेंट और कोडिंग में भी यूज कर सकते हैं। कंटेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू अ वेबसाइट यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज। मान लो मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ मैंने, जिसमें मैं ऑनलाइन जो है पेज बना रखा है, जिसको मैं जो करती हूँ क्या करती हूँ कि एक शॉपिंग के लिए मैंने बना रखी है, जिसे बोलते हैं कि शॉपिंग के लिए कोई वेबसाइट बनाई है जिसमें लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसको खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले उस वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, HTML होना चाहिए। HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर करता है कंटेंट को। फिर CSS का यूज करना होगा।
जो गवर्नमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है, वो सब चीजें गैदर की जाती है। ओके, नेक्स्ट होता है स्टोरी सिलेक्शन एंड एंगल। स्टोरी किस तरह की होनी चाहिए, किस एंगल से शो करनी है, ये सब भी चीजें जो है वो न्यूज स्क्रिप्टिंग में यूज करती की जाती है। एडिटर्स चूज स्टोरीज बेस्ड ऑन रेलिवेंस, रेलिवेंस के बेस पे, टाइमलीनेस के बेस पे और ऑडियंस के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जो एडिटर्स है वो न्यूज को चुनते हैं। द एंगल डिटरमाइंस हाउ द स्टोरी इज फ्रेम्ड, मतलब जिस तरह की स्टोरी होती है उसको उसी एंगल से शो किया जाता है। आउटलाइन एंड स्ट्रक्चर, जब कोई भी न्यूज स्क्रिप्टिंग की जाती है तो एक आउटलाइन क्रिएट की जाती है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर किया जाता है। अब क्लियर स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, हेडलाइन, लीड, इन बॉडी एंड कंक्लूजन, मतलब इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है।
द लीड समराइजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। मतलब लीड क्या होता है? इंट्रो। इंट्रो में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको एक समरी में बताया जाता है, फिर उसको डिटेल में बताया जाता है, फिर कंक्लूजन बता दिया जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या होता है? द स्क्रिप्ट इज रिटन इन शॉर्ट। जो स्क्रिप्ट है वो छोटी सी लिखी जाती है। पंची सेंटेंसेस। इट इंक्लूड क्यूज फॉर विजुअल, वॉइस ओवर एंड साउंड इफेक्ट। उसमें क्या होते हैं? क्यूज होते हैं कि किस तरह के हमें विजुअल चाहिए, किस तरह के वॉइस ओवर चाहिए और किस तरह के साउंड इफेक्ट चाहिए। एडिटिंग एंड रिव्यू। एडिटर्स चेक फॉर फैक्चुअल एक्यूरेसी, ग्रामर, टाइमिंग एंड फ्लो। एडिटर्स जो होते हैं वो फैक्चुअल एक्यूरेसी, ग्रामर और टाइमिंग और फ्लो को चेक करते हैं कि क्या ये सही इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेटली बोली गई है, और जो फ्लो है, जो टोन है बोलने वाले की, वो ठीक है या नहीं है। स्क्रिप्ट्स आर रिवाइज्ड टू फिट टाइम स्लॉट एंड मेंटेन कोहेरेंस। जो स्क्रिप्ट है उनको रिवाइज किया जाता है कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में फिक्स हो रही है या नहीं हो रही। ओके, रिहर्सल एंड डिलीवरी। डिलीवरी की बात करें, एंकर्स रिहर्स द स्क्रिप्ट टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी। जो भी एंकर है, जो जिनको स्क्रिप्ट पढ़ के सुनानी है, न्यूज स्क्रिप्टिंग में क्या होता है? जल्दी से स्क्रिप्ट बनती है और वो एंकर को थमा दी जाती है। तो एंकर क्या करता है? उसको जितना ज्यादा हो सके उसको पढ़ने की कोशिश करता है, ताकि जो जब कैमरा ऑन हो तो ज्यादा से ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन बता पाए। ओके, कंक्लूजन की बात करें, न्यूज स्क्रिप्टिंग फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया इज अ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है दैट ब्लेंड्स जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी विद परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन। जिसमें जर्नलिस्टिक जो इंटीग्रिटी है उसको हम परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन के साथ ऐड करते हैं। इट डिमांड्स प्रिसीजन, क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है? प्रिसीजन, क्रिएटिविटी और टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बनता है। अ वेल crafted script not only informs but also captivates the audience। एक जो अच्छी बनी हुई स्क्रिप्ट होती है वो इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म नहीं करती है, बट जो ऑडियंस है उनके ध्यान को भी खींचती है और एक कॉर्नरस्टोन बनाती है, एक बेस बनाती है इफेक्टिव जर्नलिज्म का, इफेक्टिव ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे क्योंकि हमारे सेक्शन बी के नोट में क्लियरली मेंशन था, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम। मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम है, एक न्यूज आई, जैसे मान लो अभी भूकंप आया, ओके, और उस चीज की न्यूज आई, वो स्क्रिप्टेड तो होगा नहीं। ओके, तो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम, किसी अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम की प्रिपरेशन के लिए, सच एज टॉक शो, रियलिटी टीवी, पैनल डिस्कशन और लाइव इंटरव्यूज may not follow a fixed script। अनस्क्रिप्ट प्रोग्राम जैसे कि कोई टॉक शो है, कोई रियलिटी टीवी शो है, या कोई पैनल में डिस्कशन हो रहा है, कोई या फिर लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, बट दे स्टिल रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। लेकिन उनमें फिर भी हमें केयरफुल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। एंड कोऑर्डिनेशन टू इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन, और कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है ताकि जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथ और मीनिंगफुल हो सके। First है content development। The first step is the defining the purpose and format of the program। पहला जो स्टेप होता है इसमें पर्पस और फॉर्मेट को डिफाइन किया जाता है। प्रोड्यूसर्स डिसाइड द थीम और द टॉपिक। जो प्रोड्यूसर है वो कोई भी थीम या टॉपिक डिसाइड करते हैं। फिर जो टारगेट ऑडियंस है वो मिलती है। फिर टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है, इंटरव्यू, डिबेट, ऑडियंस पार्टिसिपेशन किया जाता है। इवन विदाउट अ स्क्रिप्ट अ क्लियर कॉन्सेप्ट गाइड्स द फ्लो एंड टोन ऑफ द शो। मतलब बिना स्क्रिप्ट के भी एक क्लियर जो कॉन्सेप्ट होता है वो बन जाता है कि पहले हमें क्या करनी है, थीम या टॉपिक बताना है, फिर जो टारगेट ऑडियंस है उनको ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से बात चल रही है, किस तरह से इंटरव्यू चल रहा है, उसके फ्लो में हमें चलना है। ओके, टोन जो है वो शो की सही होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। गेस्ट एंड टैलेंट कोऑर्डिनेशन, जिस तरह का गेस्ट आया हुआ है उस तरह से बिहेव करना होता है। जैसे मान लो एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग इंसान आया हुआ है जो अपने टाइम पे बहुत ज्यादा सुपरस्टार था, ओके, तो उसके साथ एक अलग तरीके से बात होगी। और एक न्यू आर्टिस्ट आया हुआ है जो अभी न्यू न्यू है, बिल्कुल सडन उसको फेम मिला है, तो उसके साथ जो टॉक होगी वो एक अलग तरीके से होगी। ओके, इनवाइट रेलिवेंट गेस्ट और एक्सपर्ट। मतलब अगर कोई डांस शो है तो उसमें आप कुकिंग शो के जजेस को नहीं बुला सकते। शेयर द टॉपिक एंड एक्सपेक्टेड फ्लो। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या किस तरह से वो शो चलेगा उस चीज के बारे में हमें पहले बताना पड़ेगा। क्लैरिफाई रोल्स एंड बाउंड्रीज, हमें रोल और बाउंड्रीज को भी क्लैरिफाई करना होगा कि किस तरह की भाषा का हम यूज कर सकते हैं और किस तरह की भाषा को यूज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट जो है, पार्टिसिपेंट में बी गिवन टॉकिंग पॉइंट्स और बैकग्राउंड मटेरियल टू प्रिपेयर। जो पार्टिसिपेंट है उनको एक बैकग्राउंड मटेरियल या टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। आउटलाइन एंड स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ डिटेल्ड स्क्रिप्ट, मतलब पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखने के बजाय प्रोड्यूस क्रिएट अ फ्लेक्सिबल रन डाउन, ओपनिंग रिमार्क, key segment or discussion point or transition and closing। This helps maintain direction while allowing spontaneity। मतलब
सबसे पहले ओपनिंग देनी है, फिर जो की सेगमेंट है, जो कंटेंट है, उसके मेन मेन पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन करना है, फिर ट्रांजिशन और क्लोजिंग करनी है। ओके, टेक्निकल सेटअप एक बहुत ज्यादा अच्छा मेंटेन होना चाहिए। अनस्क्रिप्टेड शोज ऑफन रिलाई ऑन लाइव और सेमी लाइव फॉर्मेट। अनस्क्रिप्टेड जो शो है वो लाइव और सेमी लाइव फॉर्मेट पे डिपेंड करते हैं। ये पता होना चाहिए कि किस तरह के माइक्रोफोन, किस तरह का कैमरा और किस तरह की लाइटिंग को हम यूज कर रहे हैं। जो ग्राफिक्स है, क्लिप्स है, फ्यूज है, वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर मान लो लाइट चली जाए तो बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड इश्यूज के लिए। मॉडरेशन एंड फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जो होस्ट है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो जो इंफॉर्मेशन है वो गाइडेड होनी चाहिए। मैनेजेस टाइम एंड ट्रांजिशन। मतलब जो टाइम है वो मतलब फिक्स ऐसा नहीं कि 1 घंटे का शो आप 2 घंटे तक बातें लेके बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इंट्रो टाइम पे होना चाहिए, कंटेंट टाइम पे डिलीवर होना चाहिए और जो है ट्रांजिशन वो टाइम पे होनी चाहिए। हैंडल्स अनएक्सपेक्टेड कमेंट्स और डिसरप्शंस ग्रेसफुली। मतलब ऐसे कमेंट या ऐसे डिसरप्शन जो नहीं होने चाहिए और फिर भी वो हो जाए तो उनको एक अच्छे तरीके से हैंडल करना, ना कि फायर कर देना। डायरेक्टली फायर नहीं करना, अच्छे तरीके से हैंडल करना है। दे मस्ट बी क्विक थिंकिंग एंड वेल इन्फॉर्म्ड। वो अच्छी तरीके से सोच समझदारी से और इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। कॉन्टिजेंसी प्लानिंग में क्या होता है कि मान लो कोई भी ऑफ टॉपिक चीज आ गई जो प्रिडिक्टेबल नहीं थी। जो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम है उसमें कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऑफ टॉपिक डाइवर्जन या सेंसिटिव रिमार्क्स पे भी हमें ध्यान रखना होता है। हैव गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग इमरजेंसीज और टेक्निकल फेलियर। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, टेक्निकल फेलियर हो जाए तो उसको हैंडल करने की गाइडलाइन होनी चाहिए। इंश्योर लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज आर रिस्पेक्टेड। मतलब जो लीगल बाउंड्रीज है और एथिकल बाउंड्रीज है, किसी भी तरह की रोंग भाषा का यूज ना किया जाए। कंक्लूजन की बात करें तो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स लाइक अ फिक्स्ड स्क्रिप्ट। अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम में कोई भी फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं होती। दे रिक्वायर थॉटफुल प्रिपरेशन टू बैलेंस स्पॉन्टेनिटी विद स्ट्रक्चर। उसमें एक मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि जो स्ट्रक्चर है वो एक कंटिन्यू बना चाहिए। फ्रॉम कंसेप्ट टू टेक्निकल सेटअप एंड मॉडरेशन, each step ensures the programs remain engaging, coherent and professional। हर एक स्टेप जो है engaging होना चाहिए, coherent होना चाहिए और professional होना चाहिए। The success of an unscripted shows lies in its ability to feel natural while being purposeful। मतलब जो एबिलिटी होती है वो नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई स्ट्रेस है किसी पर्सन को, स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए, काम नेचर होना चाहिए और नेचुरल आना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।